उसको हम एनीथीसिस कहते हैं। क्या हम यूज करेंगे उसके लिए वर्ड एनीथीसिस। तो एनीथीसिस का मतलब क्या है, कौन सी पोएटिक डिवाइस है ये, जब हम दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ जोड़ के यूज करें। जैसे कि यहां पे एग्जांपल था डस्क टू डॉन, ये एनीथीसिस हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है एग्जांपल, मॉर्निंग नाइट। तो दो ऑपोजिट चीजें एक साथ यूज हो रही है, तो हम देखते हैं कि ये भी एनीथीसिस हो गया। तो पहले पैराग्राफ में दो पोएटिक डिवाइसेस हैं, ऑलिट्रेशन और एनीथीसिस, जो कि यूज हुई हैं। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा पैराग्राफ है, नाइदर स्टोन्स नॉर प्रेयर नॉर स्टिक्स, insults or complaints or bricks, stills the frog determination to display his heart's elation। यानी कि हमने पहले पैराग्राफ में देखा कि कैसी कैकोफोनस वॉइस फ्रॉग की है, सारे क्रीचर्स इरिटेटेड है। अब नाइदर स्टोन्स नॉर प्रेयर नॉर स्टिक्स, यानी कि वो जो क्रीचर्स वहां बिंगल बॉग में रहते हैं वो फ्रॉग की आवाज से इतने ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं और वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो वो इतने ज्यादा इरिटेटेड हैं कि अगर वो उसके स्टोन मारते हैं, उसके स्टिक मारते हैं, मतलब पहले इंसान वो क्रीचर्स उसको मारते हैं, स्टिक से मारते हैं, स्टोन से मारते हैं, तब भी वो नहीं मानता। वो अपनी वॉइस को निकालता है, फिर उसको प्रेयर मतलब भगवान से प्रेयर करते हैं कि वो चुप हो जाए ताकि वो लोग सो पाए और उसकी इरिटेटिंग वॉइस बंद हो जाए, बट वो तब भी नहीं मानता। इंसल्ट्स और कंप्लेन्स और ब्रिक्स, वो क्रीचर्स उसकी बेइज्जती भी करते हैं, उसके मुंह पे जाके उसकी बुराई भी करते हैं, तब भी वो फ्रॉग नहीं मानता। कंप्लेन करते हैं कि तुम्हारी वॉइस बहुत इरिटेटिंग है, हमें रात को इवन सोने में भी दिक्कत होती है, बहुत इरिटेटिंग लगती है, बहुत डिस्टर्बिंग है, प्लीज चुप हो जाओ, बट वो तब भी नहीं मानता। इवन ब्रिक्स भी मारते हैं, एक फ्रॉग को ब्रिक्स भी मारी जाती हैं, बट वो बच जाता है और वो फिर भी नहीं मानता। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि कितनी इरिटेशन उन लोगों के अंदर है, उन क्रीचर्स के अंदर ना, जो उसकी वॉइस को सुनते हैं। वो पत्थर भी मारते हैं, वो प्रेयर भी करते हैं, वो डंडी से भी उसको मारते हैं, उसकी बेइज्जती भी करते हैं, कंप्लेन भी करते हैं, उसको ब्रिक भी मारते हैं। ठीक है, ये सब चीजें उसके साथ करी जाती हैं, बट स्टिल उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, स्टिल्स द फ्रॉग डिटर्मिनेशन, वो जिस डिटर्मिनेशन से पहले काम कर रहा था, जिस डिटर्मिनेशन से पहले अपनी वॉइस को निकाल रहा था, अब वो अभी भी उसी डिटर्मिनेशन से अपनी वॉइस को निकाल रहा है। यानी कि वो इतना ज्यादा जिद्दी कह सकते हैं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और क्रीचर्स क्या फील करते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है, नहीं, उसको जो काम करना है करेगा वो, और वो अपनी कैकोफोनस वॉइस से सबको डिस्टर्ब करता रहता है एंड उसके ऊपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। टू डिस्प्ले हिज हार्ट्स इलेशन, उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश है, उसका हार्ट जो है वो बहुत इलेटेड है, बहुत हैप्पी है, एंड वो अपनी वॉइस को कॉन्टिन्यूसली निकालता रहेगा। ठीक है, यानी कि उसे और क्रीचर्स के डिस्टर्बेंस से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, उसे क्या चीज से मतलब है, बस उसका वो अंदर से खुश रहता है, वो अपनी आवाज निकाल के, बाकी उसे कोई चीज से मतलब नहीं होता। तो ये अभी तक हमने फ्रॉग की एक वॉइस के बारे में देखा कि कितनी इरिटेटिंग, कितनी डिस्टर्बिंग वॉइस है, एंड कोई भी चीज उसके डिटर्मिनेशन को हटाती नहीं, वो बोलता रहता है, अपनी वॉइस को निकालता रहता है रात से लेकर सुबह तक, एंड सारे क्रीचर्स वहां पे डिस्टर्ब्ड है। अब नाइटिंगेल के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन आएगा नाइटिंगेल का। बट वन नाइट अ नाइटिंगेल इन द मूनलाइट कोल्ड एंड पेल, यानी कि एक बर्ड जो नाइटिंगेल होती है, अचानक से रोज रात को उस फ्रॉग की वॉइस सुननी पड़ती थी, लेकिन अचानक से एक दिन एक नाइटिंगेल वहां पर आ गई। मूनलाइट थी, रात को आई, अंधेरा था, खाली मूनलाइट थी और बहुत ठंड थी और बहुत अजीब सा मौसम था, कोल्ड था मौसम। ठीक है, यानी कि विंटर्स की बात हो रही है, और यहां पे मूनलाइट और कोल्ड को दिखाने का मतलब क्या है कि थोड़ा डिप्रेसिव माहौल भी दिखाया गया है कि कैसे फ्रॉग की वॉइस ने उस पूरे एरिया को कितना ज्यादा डिप्रेसिंग बना दिया है, ये भी डिस्क्राइब किया गया है। बट वन नाइट अ नाइटिंगेल इन द मूनलाइट कोल्ड एंड पेल, यानी कि नाइटिंगेल आती है, अपीयर होती है
पर्च्ड अपॉन द सुमैक ट्री। ये वही सुमैक ट्री है जिसके फुट से फ्रॉग अपनी इरिटेटिंग वॉइस को निकालता था। वो नाइटिंगेल आती है एंड वो उस सुमैक ट्री के ऊपर बैठ जाती है, उसकी ब्रांच के ऊपर बैठ जाती है, ऊपर की तरफ बैठती है एंड कैशिंग फोर्थ हर मेलेडी। अब फ्रॉग की वॉइस को क्रोक्ड और क्रास कैकोफनी ऐसे सिनोनिम्स करके एक्सप्लेन किया गया है। बट यहां हम क्या देखते हैं कि नाइटिंगेल जब सुमैक ट्री के ऊपर बैठती है उसके बाद उसकी वॉइस इतनी अच्छी लगती है कि उसको मेलेडी डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि जो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगे, प्लेजेंट लगे। तो अब जब नाइटिंगेल गा रही है तो उसकी वॉइस बहुत ज्यादा प्लेजेंट है, बहुत ज्यादा अच्छी है। कैशिंग फोर्थ हर मेलेडी, वो गाने लगती है, सबको बहुत पसंद आता है। डम्बस्ट्रक सैट द गेपिंग फ्रॉग एंड द होल एडमायरिंग बॉग स्टेयर्ड टुवर्ड्स द सुमैक ट्री। ठीक है, सुमैक एंड रैप्ट, यानी कि अब क्या हो रहा है, जब नाइटिंगेल ने गाना शुरू किया, जब उसने अपनी वॉइस लोगों को सुनानी, क्रीचर्स को सुनानी शुरू की, तो सब इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए, सबको उसकी वॉइस इतनी अच्छी लगी कि सब उसको एडमायर करने लगे। और फ्रॉग वो भी सुमैक ट्री के फुट पे बैठा हुआ अपनी वॉइस को निकाल रहा था, बट अब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, कोई उसकी वॉइस से इरिटेट नहीं हो रहा था। और फ्रॉग अचानक से डम्बस्ट्रक रह गया, अरे ये क्या हुआ, उसको समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, जब उसको भी इतनी अच्छी वॉइस सुनाई दी वहां से, तो फ्रॉग चुपचाप बैठा है वहां पर ट्री के फुट पे एंड परेशान है, वो बेचारा हैरान हो गया कि अचानक से ये क्या हुआ। एंड द होल एडमायरिंग बॉग स्टेड टुवर्ड्स द सुमैक रैप्ट, यानी कि अब पूरे का पूरा जो बॉग था, जिस जगह वो सब रहते हैं, वो पूरा का पूरा बॉग उसकी वॉइस को बहुत ज्यादा एडमायर करने लगा। और अब वो सुमैक ट्री के ऊपर देख रहे हैं, यानी कि जहां पे नाइटिंगेल बैठी है, जहां से आवाज आ रही है, और वो बहुत सब खुश हो गए अचानक से। पूरा पूरा एरिया डिलाइटेड हो गया, सबको बहुत खुशी हुई कि अचानक से इतना बड़ा चेंज आ गया। ठीक है, तो सब बहुत हैप्पी थे इस चीज से कि ये अचानक से क्या हुआ है। ये सेकंड पैराग्राफ था हमारा, जिसमें यह भी बताया गया कि कैसे फ्रॉग की वॉइस कितनी इरिटेटिंग है, और कुछ भी कर लो, उसके मार लो, उससे प्रेयर कर लो, उसे पीट लो, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी डिटर्मिनेशन से गाना गाता है। और कैसे एक नाइटिंगेल आती है और उस एरिया का पूरा माहौल ही बदल देती है। कैसे वो नाइटिंगेल यहां पर आने के बाद अपनी जो उसकी वॉइस है जिसमें बहुत ज्यादा मेलेडी है, ठीक है, वो सबको अट्रैक्ट कर लेती है, और फ्रॉग सोचता रह जाता है कि ये क्या हुआ। अब इस लाइन में इस वाले पैराग्राफ में जो एग्जाम्पल है ऑलिट्रेशन के हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है ऑलिट्रेशन, वही था कि जब एक लाइन में दो वर्ड सेम लेटर से शुरू हो रहा है। तो एक ही एग्जाम्पल है हिज हार्ट, ये जब फ्रॉग के उसमें होता है कि वो अपने गाने में नहीं रुकता, उसका दिल जो कहता है वो करता रहता है। तो टू डिस्प्ले हिज हार्ट रिलेशन, दोनों एच से यूज हो रहे हैं। जैसे हमने यहां देखा था बी बी, ओ ए, ऑन एंड ऑन, क्रॉस कैकोफनी, सी और सी। ऐसे यहां पे हम देखते हैं एच और एच दोनों लगातार हैं, दोनों वर्ड्स, और एक ही लेटर से शुरू हो रहे हैं। ऑलिट्रेशन हो गया। फिर यहां पे हम लोग देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल और भी दिए गए हैं, जैसे जिसका है एपिथेट का हमको एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है, एंड द होल एडमायरिंग बॉग स्टेयर टुवर्ड्स द सुमैक। ठीक है, तो यानी कि एक टुवर्ड्स द भी ऑलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। ये भी टी और टी से शुरू हो रहा है, एक और एग्जाम्पल हो गया। फिर एपिथेट क्या होता है कि जब हम किसी चीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक से कंपेयर करें, जैसे कि होल एडमायरिंग बॉग, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि वह सारे के सारे क्रीचर्स उसकी वॉइस को एडमायर कर रहे हैं, तो हमने उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट दे दिया, इसको हम एपिथेट कहते हैं। तो एपिथेट कौन सी लाइन में है, एंड द होल एडमायरिंग
बॉग। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एडमायरिंग वर्ड यूज करके हम लोग पूरे बॉग को ये कह रहे हैं कि वो एडमायर कर रहा है, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं हम लोग उनको। तो ये सेकंड पैराग्राफ था और इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई वो थी। फिर अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे। अभी तक सब एडमायर कर रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत खुश हैं नाइटिंगेल की आवाज को सुन के। एंड व्हेन शी हैड एंडेड क्लैप्ड, ducks had swum and herons waded। यानी कि जैसे ही नाइटिंगेल ने गाना शुरू किया सब बहुत एडमायर कर रहे थे, सब लोग सुमैक ट्री की तरफ देख रहे थे कि ये कौन गा रहा है, एंड सब बहुत रैप्चर्ड थे, डिलाइटेड थे। जैसे ही नाइटिंगेल ने गाना बंद किया सब लोग ताली बजाने लगे। अब यहां क्या डिफरेंस है, जब फ्रॉग आता था तो सब इरिटेट होते थे एंड उसको पत्थर मारते थे, उसको ब्रिक्स मारते थे, उसको स्टिक मारते थे जब वो गाना गाता था। लेकिन जैसे ही नाइटिंगेल ने अपना गाना बंद किया सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे। यानी कि ये डिफरेंस है, इतनी वॉइस पसंद आई कि सब उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। और जो डक्स थी वो स्वन यानी कि वो पानी में स्विमिंग करने लगी, वो घूमने लगी, वो इतनी ज्यादा खुश हो गई, इतनी ज्यादा हैप्पी हो गई कि वो भी एक तरीके से डांस करने लगी। ये वर्ड्स सिग्निफाई करते हैं कि अचानक से क्रीचर्स के अंदर कितनी खुशी भर गई कि इन्होंने कितनी अमेजिंग, कितनी मेलोडियस वॉइस सुनी, वो भी कितने टाइम बाद। एंड हिरॉन्स वेडेड यानी कि जो हिरॉन्स थे वो भी घूमने लगे, वो भी इधर उधर उड़ने लगे, ठीक है। एंड द हिरॉन्स वेडेड टू हर एज शी सेरेनेटेड एंड अ सॉलिटरी लून वेप्ट बीनीथ द समर मून, टोड्स एंड टील्स एंड टिडलर्स कैप्चर्ड बाय हर वॉइस। यानी कि अब हम वहां के जितने क्रीचर्स हैं वो कितने ज्यादा एक्साइटेड हो गए, वो इतनी मेलोडियस वॉइस सुन के कितने अमेज्ड हैं, इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। जैसे ही उसने एंड किया तो डक्स स्विम करने लगी, हिरॉन्स उड़ने लगे, है ना। एक तरीके से वो अपनी हैप्पीनेस को बता रहे हैं। टू हर एज शी सेरेनेडेड यानी कि जब उसने मेलोडियस वॉइस में गाना बंद किया तो इवन नाइटिंगेल भी बहुत खुश हो रही है कि मेरे को इतना ज्यादा अप्लॉज मिल रहा है। एंड अ सॉलिटरी लून वेप्ट, एक सॉलिटरी लून था जो कि रोने लगा, उसकी वॉइस को सुन के एक सॉलिटरी लून रोने लगा, ठीक है। बीनीथ द समर मून, जो मून था। अब यहां पे डिफरेंस क्या है, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जब नाइटिंगेल आई गाने तो मूनलाइट कैसी थी, कोल्ड और पेल थी। क्यों डिस्क्राइब किया गया, क्योंकि इससे पहले बस फ्रॉग गाता था और उसकी वॉइस सबको बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग लगती थी, इरिटेटिंग लग रही थी। एंड ये मूनलाइट कोल्ड एंड पेल डिप्रेशन को सिग्निफाई करता है, यानी कि उस टाइम पे, उस पॉइंट पे वहां कितना ज्यादा डिप्रेशन था ये बताया गया। बट नाइटिंगेल ने गाया और सब इतने ज्यादा खुश हो गए, सब उसकी वॉइस को इतने एडमायर करने लगे, सब इतना हैप्पी हो गए कि अचानक से मून जो है वो समर का मून बन गया। और समर मून में क्या होता है कि क्योंकि इतनी ठंड नहीं होती तो हम भी एक्साइटेड रहते हैं, हम फुल ऑफ एनर्जी से रहते हैं, और ये हैप्पीनेस को दर्शाता है। समर मून हैप्पीनेस को दर्शाता है। तो समर मून से हमें यह पता चलता है कि नाइटिंगेल की वॉइस सुन के सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। टोड्स एंड टील्स एंड टिडलर्स कैप्चर्ड बाय हर वॉइस, यानी कि टोड्स थे, टील्स थे, टिडलर्स थे, वो सब के सब उसकी वॉइस से कैप्चर हो गए, वो वहीं के वहीं रुक गए और वो सोचने लगे अचानक से क्या हो रहा है। चीयर्ड ऑन एंड रैप्चर्ड, यानी कि लोग तालियां बजाए जा रहे हैं, लोग उसकी तारीफ करते जा रहे हैं और वो सबके सब बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पी है। ब्रावो, टू डिवाइन, एनकोर, यानी कि सब उसके लिए कैसे कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। ब्रावो, बहुत ही अच्छा गया। टू डिवाइन, उनको सुन के मजा आ गया, ऐसा लगा कि हेवन में चले गए हो। एनकोर, कितनी मेलोडियस वॉइस थी, यानी कि उनके सोल तक छू गई, इतनी मेलोडियस वॉइस थी। जबकि जब फ्रॉग गाता था तो क्या होता था, उसको स्टोन्स, स्टिक्स, कंप्लेन्स होती थी, इंसल्ट की जाती थी और ब्रिक से मारा जाता था। कभी भी उसके लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए गए, बट यहां यूज हो रहे हैं। सो द नाइटिंगेल वंस मोर क्वाइट अनयूज्ड टू सच अप्लॉज, यानी कि जब नाइटिंगेल को इतना अप्लॉज मिला, सब उसकी तारीफ ही करे जा रहे हैं, सब उसको एडमायर कर रहे हैं, और वो देखते कि सारे के सारे क्रीचर्स कितने ज्यादा डिलाइटेड हैं, कितने ज्यादा हैप्पी हैं, कितने ज्यादा रैप्चर्ड हैं, वो रुक ही नहीं रहे हैं, लोग उसको एडमायर करे ही जा रहे हैं, लोग तालियां बजाए जा रहे हैं। तो जब वो देखती है कि, और नाइटिंगेल को भी इतना ज्यादा अप्लॉज कहीं नहीं मिला, उसे भी इतना एडमायर कहीं नहीं किया गया, बट जब उसको यहां एडमायर किया गया तो वो भी नहीं रुकी। sang till dawn without a pause,
वो भी अपना गाना गाती रही। कब तक? सुबह तक। ठीक है, सुबह होने से, जब सूरज होने से थोड़े टाइम पहले तक वो गाती रही। उसने भी उसी टाइम तक गाया जब तक फ्रॉग आता था, बट फ्रॉग की साउंड डिस्टर्बिंग थी, नाइटिंगेल की साउंड बहुत ज्यादा मेलोडियस थी, सब सुनना चाहते थे, फ्रॉग की वॉइस कोई सुनना नहीं चाहता था। तो ये थर्ड पैराग्राफ था कि कैसे नाइटिंगेल को सबने एडमायर किया, कैसे उसको सुन के सबके सब इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि इतना ज्यादा उसको एक्सेप्ट किया और इतना ज्यादा अप्लॉज दिया उसको कि नाइटिंगेल ने दोबारा से गाया, सुबह तक बिना रुके गाती रही वो। अब यहां पे भी थोड़े एलिट्रेशन के एग्जांपल्स हैं। वो है शी सेरेनेडेड, दोनों में एस और एस यूज हो रहा है। इस पैराग्राफ में एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, अब यहां पे एक एंजाम्पमेंट, यानी कि एंजाम्पमेंट करके एक पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है। एंजाम्पमेंट का मतलब क्या होता है? एंजाम्पमेंट में क्या होता है कि जब आप, क्योंकि हम देख सकते हैं एक लाइन में लिमिटेड वर्ड्स हैं एंड वो एंड तक तो राइम करते हैं, बट उसके बाद मतलब वो आपस में राइम कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन तक हम बढ़ जाते हैं और हम पॉज ले लेते हैं। यानी कि जब एक लाइन एंड होती है तो फिर दूसरा सिनारियो शुरू हो जाता है, हम दूसरे जने के बारे में बात करने लगते हैं। यानी कि जैसे यहां देखें, एंड व्हेन शी हैड एंडेड क्लैप्ड, यानी कि ये लाइन यहीं की यहीं खत्म हो गई। जब उसने गाना बंद किया तो सबने ताली बजाई, फिर हम डक्स की बात करते हैं, किसी और चीज की बात करने लगते हैं। बट एंजाम्पमेंट में क्या होता है कि जब एक लाइन विदाउट पॉज राइम कर रही हो और फिर वो अगली लाइन तक भी कंटिन्यू करे, यानी कि बिना पॉज के बहुत ज्यादा राइम करना, उसको एंजाम्पमेंट कहा जाता है। और वो इस लाइन में है, टोड्स एंड टील्स एंड ट्रिडलर्स कैप्चर्ड बाय हर वॉइस, चीयर्ड ऑन एंड रैप्चर्ड, यानी कि कंटिन्यूअसली इन्हीं लोगों के बारे में बात हो रही है, कंटिन्यूअसली ये चीज राइम कर रही है, हम किसी और सिनेरियो पे नहीं पहुंचे। इसको हम लोग एंजाम्पमेंट कहते हैं। तो यहां पे जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, एंजाम्पमेंट हुई है, वो इस लाइन में कि टोड्स एंड टील्स एंड ट्रिडलर्स कैप्चर्ड बाय हर वॉइस, चीयर्ड ऑन एंड रैप्चर्ड, यानी कि बिना पॉज के हम लोग कंटिन्यूअसली वर्ड्स को राइम कर रहे हैं और उनको एडमायर कर रहे हैं। और यहां पे खाली टोड्स की बात हो रही है, उन्हीं की बात हो रही है कि कैसे वो एडमायर कर रहे हैं। तो ये थे शुरू के 3 पैराग्राफ, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल के बाय विक्रम सेठ।